तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इससे पहले विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब कल का इंतजार है, यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कितने और मंत्री शपथ लेते हैं ये देखने वाली बात होगी और वो कौन कौन से चेहरे होंगे इस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन एक समावेश बनाने की कोशिश बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी की और अब ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी ऐसा गणित भिड़ाया जाएगा, ऐसा समावेश बनाया जाएगा ताकि हर तबके को प्रतिनिधित्व मिल सके। ललित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, अब सरकार बनाने की कवायद और उस पर सवाल जवाब होना शुरू हो जाएगा। कल शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरा नायब सिंह सैनी का, लेकिन उसके बाद जो मंत्री होंगे 10 या 11 जो भी मंत्री शपथ लेंगे उनमें उन नामों को लेकर भी सवाल, कितने युवा चेहरा, कितने अनुभवी चेहरे और कितनी महिलाएं इस कैबिनेट का हिस्सा होंगी। पंकज जी, जिस तरीके से सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है, ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है, हर जिले से इसमें कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार जो है आपको जो कैबिनेट दिखाई देगा, उस कैबिनेट का जो स्वरूप होगा वो काफी यंग होगा। और कैबिनेट का स्वरूप यंग होने का मतलब ये है कि इसमें महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी होगी, कास्ट कम्युनिकेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन को भी बड़े अच्छे से समझा जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। SC ST हो, OBC हो, पंजाबी हो या फिर दूसरे तबके हों, उन सभी को जो है पर्याप्त प्रमुखता मिलेगी। उनके प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होंगे। मैक्सिमम जो है 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं और उन 15 में माना जा रहा है कि कल जो है तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो शपथ फिलहाल ले सकते हैं, जिनमें से कि प्रमुख चेहरे जो है वो 2 पुराने हैं, महिपाल ढांडा के अलावा, और साथ में इसके अलावा राव नरवीर सिंह, विपुल गोयल, अनिल विज, ये ऐसे चेहरे हैं जो कल के दिन में शपथ ले सकते हैं जी। और अब देखना ये होगा कि किस किस को सैनी कैबिनेट में कल जगह मिलती है, किसके नाम पर सहमति बनी है। हालांकि ये सहमति पहले ही बन चुकी है, लेकिन बावजूद उसके अब देखना ये होगा कि किस तरीके की परिस्थितियां कल निकलकर सामने आती हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शपथ लेते हैं जी। जिस तरीके से अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और पंचकुला का सेक्टर 5 का दशहरा मैदान सज रहा है, धज रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चेहरों को लेकर बात होनी शुरू हो गई है, वो स्वरूप क्या होगा? बीजेपी ये चाहती है कि 2029 को वो नजरों में रखते हुए मंत्रिमंडल को बनाए जिसमें युवा चेहरे भी हों, जिसमें अनुभवी चेहरे भी हों, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी हो, जिससे कि आगे बीजेपी को आसानी हो तमाम कामकाज करने में या फिर चुनाव लड़ने में। देखिए पंकज, 2029 के चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन रणनीति और इंप्रेशन उसी तरह का देने की कोशिश की जा रही है। अभी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, जो बड़े चुनाव हैं बीजेपी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। देखिए, हरियाणा में हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीती है और अब सरकार बनने के बाद आगे की जो प्लानिंग है वो ये है कि जो विधानसभा चुनाव उन्हें महाराष्ट्र में, झारखंड में फरवरी में, फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 3-4 महीने में, नए साल में कॉरपोरेशन के चुनाव भी हरियाणा में होनी है। एक बार आपको 2018 याद हो, 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, 5 के 5 मेयर बीजेपी के बने थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे। तो टाइम दर टाइम जो होता है ना, एक समझने एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। अब मंत्रिमंडल की जहां तक बात है, देखिए 4 महिलाओं के नाम चल रहे हैं। कृष्णा गहलावत राई से, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से आती हैं, महिला हैं, बंसीलाल सरकार में मंत्री रही थी, फिर सोनीपत से हैं और GT रोड से हैं, जहां फिर GT रोड को एक बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला है। उसके अलावा आरती राव, जो राव इंद्रजीत की बेटी है, राव इंद्रजीत के बारे में CM या डिप्टी CM अहीरवाल को पद देने की लगातार मांग हो रही है, तो उनकी बेटी का भी मंत्री बनना तय है। विमला चौधरी जो पटौदी से बनी है, वो राव इंद्रजीत के खेमे से आती है, राव इंद्रजीत का उनको टिकट दिलाने में पूरा योगदान है, वो भी उन्हीं के कोटे में है। और एक और महिला है, सावित्री जिंदल है, जैसे हिसाब से, हालांकि निर्दलीय है, लेकिन उनका कद और प्रभाव इतना ज्यादा है कि पार्टी अनदेखी नहीं करती। निर्दलीय होते हुए भी पार्टी उनको साथ लेकर चलेगी। उसकी वजह यह है कि एक बड़ा वोट बैंक अग्रवाल कम्युनिटी का है, जहां से वो आती है और एक राजनीतिक
खानदान से, घराने से हैं और उनके बेटे बीजेपी के सांसद हैं, नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति हैं, नामी गिरामी। तो ये 3-4 महिलाओं के नाम आ रहे हैं, इनमें से 2 या 3 तो पक्का बनना है मेरे को लगता है महिलाओं को, जो नए चेहरे जीत कर आए हैं उनमें, जैसे देवेंद्र अत्री है उचाना से, दुष्यंत चौटाला को जिन्होंने हराया। उसके अलावा गौरव है जो वहां से जीते हैं, पलवल से करण दलाल को हराया, जो बड़े चेहरे हैं। मतलब जो युवाओं और महिलाओं की बात हमेशा बीजेपी ने की है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार काम करी है। तो ये उसी कैटेगरी में है, युवा और महिला, इनको प्रॉपर मेरे को लगता है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखी जाएगी कि जो जातीय समीकरण है, जो वर्गों के समीकरण है कि हर वर्ग अपने आप को सम्मानित महसूस करे कि बीजेपी को वोट दिया है, सरकार बनाई है, तो उसका रिटर्न भी उनको मिला है। तो वर्गों के अलावा जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सारे ध्यान में रखे जाएंगे। महिपाल ढांडा तीसरी बार बनी है, जैसे लगातार हरविंदर कल्याण करनाल पानीपत के जो घरोंडा है, घनश्याम दास अरोड़ा है और मूलचंद शर्मा तीसरी बार जीते हैं बल्लभगढ़ से। विपुल गोयल को एक बार टिकट नहीं मिली थी, वो फिर जीते हैं, विपुल गोयल भी बड़ा नाम है। इसके अलावा कृष्ण मीटा है और करनाल सीएम सिटी 10 साल तक रही है, वहां से जगमोहना आनंद है। ठीक है, वैसे तो नाम उसका हांसी वाले का भी, विनोद बेहाना का भी है, लेकिन मेरे को लगता है कृष्ण मीटा की दावेदारी ज्यादा मजबूत रहेगी। तो पंजाबी वर्ग से 2 बनेंगे, ब्राह्मण में से भी 2 बनेंगे, वैश्य में से 1 मंत्री बनना है, एससी में से कृष्ण बेदी है या डॉक्टर कृष्ण कुमार जो बावल से जीते, बनवारी लाल की जगह जिनको टिकट पार्टी ने दिया है। तो सभी समीकरण इस तरीके के बनाए जाएंगे कि एक पार्टी एकजुट होकर यूनिट की तरह और सभी वर्गों को साथ लेकर चले, ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेगी। और नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनना, इससे ओबीसी वर्ग है वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराए कि पार्टी ने जो फैसला किया था, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उनको सीएम चेहरा पेश किया। हमने फिर ओबीसी ने बहुत सारा वोट दिया है बीजेपी को, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, तो उनका भी रिटर्न उनको मिला है। तो एक तरह से उत्साहित माहौल बना हुआ है, उत्साह पैदा करने वाला। लेकिन पंकज, एक इस मौके पर ये बात कहना जरूरी है, जाट लीडरशिप जो है, हालांकि अभी भी 2 दर्जन विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन बीजेपी में कम चुनकर आए हैं। उसमें जाट कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत चौटाला जमाना जब, दिग्विजय चौटाला, अभय चौटाला, जेपी दलाल, करण दलाल और ओपी धनखड़ दूसरी बार लगातार चुनाव हारे। कैप्टन अभिमन्यु लगातार दूसरी बार, जो कदावर नेता थे, जो स्थापित नेता थे, बहुत सारे जाट कम्युनिटी के नेता चुनाव हार गए हैं। तो शायद बीजेपी इनडायरेक्टली ये भी मैसेज देना चाहती है कि अब बीजेपी का विकल्प हरियाणा में नहीं है। भले ही कांग्रेस ने दावेदारी की थी, कोशिश की, लेकिन जीत बीजेपी की हुई और बीजेपी अब आगे की ओर देख रही है। और बीजेपी के नेता अभी से कहने लगे हैं, भले ही मजाक में या दबाव बनाने के लिए, कि 2029 में भी हरियाणा में बीजेपी आएगी। तो ये विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए अभी से इस तरह की बातें भी होने लगी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। ललित, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार, जिसमें नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल का वो दिन जब शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड पर होगा।